माइंड मैप वर्ड्स अगर आपको एग्जीक्यूटिव का मॉडल 2 निकालना है तो ईसीआईपीएल सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा काफी ज्यादा। और अगर इसमें एग्जम्पशंस हो जाती है तो एग्जीक्यूटिव का मॉडल 2 समझो आपका निकल गया। हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप, क्या हालचाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आपकी जो प्रिपरेशंस हैं जून 2026 की वो बस चल रही होंगी एंड उसी पे चार चांद लगाते हुए उसी को और अच्छी करते हुए एग्जीक्यूटिव का मॉडल 2 का हम एक सब्जेक्ट लेके आए हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में जितने चैप्टर्स हैं उतने ही लॉज हैं, इतने डिफरेंट डिफरेंट लॉज, इतने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स और प्रोविजंस इसमें दे रखे हैं जितना शायद ही किसी चैप्टर में दे रखे होंगे। यस, बिल्कुल सही, हम बात कर रहे हैं ईसीआईपीएल के बारे में। दैट इज एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल 2 का एक सब्जेक्ट है जो कि काफी ज्यादा वास्ट है। वास्ट इन द सेंस कि इसमें डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है, बिकॉज हर एक चैप्टर अलग एक एक्ट को, अलग एक लॉ को बिलोंग करता है। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है ईसीआईपीएल के लिए, उसके लिए मैं कुछ इफेक्टिव आपको टिप्स बताऊंगा, स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो आपके प्रिपरेशंस को और अच्छा कर सकती है। वीडियो शुरू करते हैं। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज आपका टाइम इस समय बहुत ज्यादा क्रूशियल है। पैटर्न लगभग सेम रहने वाला है। ये जो आपका वीडियो है वो 3 सेगमेंट में डिवाइड होगा। सेगमेंट नंबर 1 बात करेगा पार्ट नंबर 2 को लेके, दैट कंटेन्स 40 मार्क्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। सेगमेंट नंबर 2 बात करेगा पार्ट नंबर 1 को लेके, दैट कैरी 60 मार्क्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करेंगे कैसे। और सेगमेंट नंबर 3 में होगी एक बोनस टिप जो सच में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो सेगमेंट नंबर 1 के टिप नंबर 1 पे आते हैं, दैट सेज पार्ट नंबर 2 को अगर आपने इंपॉर्टेंस नहीं दी तो गेम आपका ओवर है। यार खुद सोचो, 6 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं जिसमें 40 मार्क्स कवर हो रहे हैं और उन 40 मार्क्स पे अगर हम एवरेज निकालें तो 7 मार्क्स ईच चैप्टर से आपको मिलने वाला है। मुझे पता है कि ये जो चैप्टर्स हैं आईपीएल रॉस के बहुत एग्जॉस्टिंग हैं, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ने में, बट ऑब्वियस सी बात है बिकॉज काफी ज्यादा रिग्रेसिव है, बिल्कुल थ्योरी है, कोई न्यूमेरिकल पोर्शन यहां से नहीं बनता है और चीजें बहुत ज्यादा सेटल हो जाती हैं, आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। बट मैंने जब मॉड्यूल को एनालाइज करा तो मैंने देखा कि जो चैप्टर्स हैं वो इतने बड़े नहीं हैं जितने शायद इसको होना चाहिए था, बिकॉज सिर्फ 6 चैप्टर्स हैं और 40 मार्क्स कंटेन कर रहे हैं। तो मुझे लगा था कि चैप्टर्स थोड़े से बड़े होंगे, बट अगर आपके प्रॉपर नोट्स बने हैं, अगर आपने प्रॉपर इसकी एक बार या 2 बार रिवीजन की हुई है, अगर आपने प्रॉपर इसको याद करा है, सो यू आर गोना रॉक इन दिस सेक्शन, यू आर गोना रॉक इन दिस पार्ट नंबर 2। बिकॉज अगर आपको एग्जिबिशन स्कोर करनी है ईसीआईपीएल में तो पार्ट नंबर 2 40 मार्क्स पे इंपॉर्टेंस देनी ही पड़ेगी। टिप नंबर 2 ये कहती है कि पार्ट नंबर 2 में जो आपके आईपीआर लॉस है जितने भी, उन लॉस के जो सेक्शंस हैं उनको याद करने में स्ट्रेस मत लो। बच्चों को मैंने देखा है काफी परेशान होते हैं कि यार 40 मार्क्स से 6 चैप्टर्स हैं, तो वो उसमें इतना डीप खो जाते हैं कि वो हर चीज याद करने लगते हैं, सेक्शन नंबर याद कर रहे हैं, उसका सब सेक्शन याद कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेक्शन नंबर आईपीएल लॉस में आप याद करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, याद करते करते, रिवाइज करते करते कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, प्रोविजंस हैं जिनके सेक्शन ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। बट सेक्शन अगर याद नहीं हो पा रहे हैं दैट इज ओके। जो एक्ट का नाम है, जैसे कॉपीराइट एक्ट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट्स है, या जो भी एक्ट है, जो भी लॉ है, उसका नाम पूरा और उसका ईयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज एग्जाम में जब आप रेफर करते हो किसी सेक्शन को, किसी लॉ को आईपीआर के अंडर, तो फिर आपको प्रॉपर नाम, पूरा नाम जो है अलॉन्ग विद द ईयर लिखना होता है। सो लॉ का जो नाम है, एक्ट का जो नाम है, अलॉन्ग विद द ईयर, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट अगर सेक्शन याद नहीं हो पा रहे हैं दैट इज ओके। इतना स्ट्रेस मत लेना कि सेक्शन याद नहीं हो पाएंगे तो पास नहीं हो पाएंगे या 40 मार्क्स अच्छे से हम स्कोर नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। टिप नंबर 3, अगर आपने प्रीवियस ईयर पैटर्न को नोटिस करा हो, क्वेश्चन नंबर 5 जो आता है उसमें 2 सब क्वेश्चंस आते हैं और दोनों सब क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन जो होते हैं उनकी जो लेंथ होती है, दैट इज अ केस स्टडी आता है, एक काइंड ऑफ केस स्टडी आता है, उनकी लेंथ काफी अच्छी होती है। तो लेंथ अगर अच्छी होती है तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो शुरू के 15 मिनट रीडिंग टाइम आपको मिलते हैं वहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान देना है। नाउ मैंने हमेशा से हर सब्जेक्ट में आपको बोला है कि 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम है उसमें आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस को सबसे पहले एनालाइज करना है। बट यहां पे ईसीआईपीएल में ऑप्शनल क्वेश्चंस को आप 15 मिनट क्या 5 मिनट में भी एनालाइज कर लोगे, बिकॉज यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 इतने बड़े बड़े केस स्टडीज बन के नहीं आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप पास्ट के जो पेपर्स हैं इंस्टीट्यूट के, उसको आप उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको शुरू के 15 मिनट में ही क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों सब क्वेश्चंस को, दोनों केस स्टडीज को एनालाइज कर लेना है कि हमारे एग्जामिनर क्या कहना चाहता है। सेगमेंट नंबर 2 के टिप नंबर 1 पे आते हैं, दैट सेज कि पार्ट नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है दैट इज आल्सो अ वेरी बिग केस स्टडी। वो सिर्फ डराने के लिए दिया जाता है बच्चों को स्टार्टिंग में, ताकि आधे बच्चे तो ऐसे ही नर्वस होकर पेपर छोड़
छोड़ दें या पेपर उनका खराब हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ना ही 15 मिनट में सॉल्व करना है, ना ही स्टार्टिंग के जो 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम मिलता है उसमें आपको सॉल्व एनालाइज करना है, समझना है, और ना ही 3 घंटे के पेपर के स्टार्टिंग में सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा लास्ट के लिए ही रहने देना चाहिए। पेपर कोई भी हो, आपका SBIL का हो, आपका सी लॉ का हो, JIGL का हो, या फिर आपका ECIPL का हो, क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा इंस्टीट्यूट देता ही ऐसा है जो कि बच्चों को डरा सके। जो भी बच्चे पहला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो बार-बार अटेम्प्ट दे चुके हैं उनको तो ये बात पता है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इजी ही आता है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथ में बड़ा होता है, तो उसको समझने की जो गलती है वो स्टार्टिंग में मत करना, लास्ट में करना है क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल जब आपका पेपर आपका पूरा हो जाए, ठीक है, सारे क्वेश्चंस सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ निपट जाए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 को लेके बैठना है। टिप नंबर 2 ये कहती है कि पार्ट नंबर 1 में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मतलब आपको पता होगा पार्ट नंबर 1 में जो बीच में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, जैसे आपका ECB हो गया, SEZ हो गया, बेनामी ट्रांजैक्शंस हो गया, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हो गया, आपका लीगल मेट्रोलॉजी हो गया। ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं और याद करना भी इनको इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम आती है, बिकॉज हम लोग डेली लाइफ में इन लॉज से डील नहीं करते हैं, बट स्टिल ये याद करने बहुत इजी हैं। आप प्रॉपर आराम से स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से इसको याद कर सकते हो अगर प्रॉपर नोट्स बने हैं, रिवीजन करा है, और ये जो है वो काफी अच्छा वेटेज कैरी करते हैं एग्जाम्स में। तो ये चैप्टर्स छोटे हैं, ये सोच के इनको छोड़ के नहीं जाना है। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, बहुत इंपॉर्टेंस कैरी करते हैं। तो इन जितने भी छोटे चैप्टर्स हैं आपके, चाहे 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, उसके हिसाब से इस पे इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी है। टिप नंबर 3 ये बात करता है कि लास्ट के जो 40 डेज आपके बाकी रह गए हैं, ECIPL को रिवाइज करने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ। यार आप सोचो कि 40 डेज हैं, तो पहले वीक में स्ट्रेटेजी रखो कि मुझे पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के जितने भी चैप्टर्स इजी हैं, जो मुझे अच्छी तरीके से याद हो चुके हैं, तो फर्स्ट वीक में उनको निपटाने की कोशिश करा करो। फिर सेकंड वीक में जो भी आपके टफ वाले चैप्टर्स हैं उनको निपटाने की कोशिश करा करो, और थर्ड वीक में मिक्स करा करो। पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 में से कोई ऐसा एक इजी उठा लिया, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग उठा लिया, ठीक है, कुछ चैप्टर्स इजी, कुछ चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग, मिक्स करा करो। ऐसी प्रॉपर स्ट्रैटेजी अगर आप बना के चलोगे, मार्क माय वर्ड्स, ECIPL एक बहुत इजी सब्जेक्ट है एग्जामिनेशन स्कोर करने के लिए। ओल्ड सिलेबस में मुझे भी याद है, CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 2 में EBCL का पेपर था, मैंने भी एग्जामिनेशन स्कोर कर दी थी, 62 मेरे मार्क्स आए थे, मुझे भी याद है। ये 6 टिप्स तो खत्म हो जाती हैं, लेकिन मैंने कहा था एक बोनस टिप रह गई है, उसको आगे सुनो। बोनस टिप ये कहती है कि डोंट फॉल फॉर स्कैनर्स एंड टेस्ट सीरीज ब्लाइंडली। ECIPL सब्जेक्ट ऐसा है जहां पे आपको सारे, मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेंगे। अगर आप पास के पेपर्स उठा के देखोगे तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेंगे कि इस चीज को डिफाइन करो, इसका एडवांटेज क्या है, इसके फीचर्स क्या है। और अगर केस स्टडी भी बनता है तो केस स्टडी में जो क्वेश्चंस रखे होते हैं ना, कि केस 1 का ये क्वेश्चन है, वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होते हैं ऑलमोस्ट। तो जबरदस्ती स्कैनर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है, जबरदस्ती टेस्ट सीरीज लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। यार मैंने भी CS एग्जाम्स पास करे हैं, बट मैंने आज तक लिटरली एग्जीक्यूटिव में, प्रोफेशनल में कभी भी किसी भी सब्जेक्ट का ना तो स्कैनर लिया ना ही टेस्ट सीरीज ली। मैंने हमेशा से एक ट्रस्ट रखा है इंस्टीट्यूट के पास या पेपर्स पे कि भाई वही सेम पैटर्न बनता है। अगर आपको लग रहा है नीड है, दैट इज ऑल ओके यार, आपके फादर का, आपका मदर का हार्ड अर्न्ड मनी है, तो आप उससे जो करना चाहो वो कर सकते हो, दैट इज ऑल योर विश। बट मेरा ये पर्सनल सजेशन रहेगा कि ये सोच के कि यार मैंने स्कैनर नहीं लिया, टेस्ट सीरीज नहीं ली, तो क्या मैं पास हो पाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्कैनर लो, टेस्ट सीरीज लो, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए और सिर्फ उसी सब्जेक्ट्स के लिए जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ यार यहाँ पे टफ क्वेश्चंस आते हैं, घुमा के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पे आप लो, दैट इज ऑल ओके। सो दिस इज ऑल व्हाट आई वांट टू से रिगार्डिंग ECIPL। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, टिप्स अच्छी लगी होंगी, इसको जरूर अप्लाई करो अपने प्रिपरेशंस पे और आप देखो आपको कैसी एग्जामिनेशन स्कोर करते हो ECIPL में। अगर वीडियो को सच में अच्छा लगा हो, शेयर करो अपने CS के एस्पिरेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, ताकि मेरे को हेल्प मिले और ऐसी वीडियोस लेके आने के लिए। और CS से रिलेटेड या फिर ECIPL को लेके आपको कोई भी डाउट हो, कमेंट में लिख दो, मैं रिप्लाई ना करूं ऐसा हो ही नहीं सकता। और मिलते हैं बहुत जल्द एक ऐसे इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो के साथ।